पिछले एपिसोड में ज़ैनब शिक जिन के साथ एक ऐसा सौदा तय करती है जिसमें वो एक बच्चे के बदले अपनी रूह समेत खुद को शैतान को सौंप देती है। लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसे पता चलता है कि वो इंसान नहीं, एक शैतान है। पुरानी कथाओं में इसे नस-नस के नाम से जाना गया है। एक श्रापित जिन, एक ऐसा जिन जिसका ना तो पूरा सिर था और ना आधा शरीर। जब सुबह हुई तो सूरज की पहली किरणों ने रेत को रोशन किया, लेकिन रेत का रंग खून से लथपथ था। चारों तरफ बिखरी हुई लाशों के टुकड़े, कटी फटी हुई बाहें और अन्य शरीर के भाग नजर आ रहे थे। वहां से गुजरते हुए जब एक शख्स की नजर उस जगह पर पड़ी तो डर के मारे उसके होश उड़ गए। तेज सांसों के साथ वो शख्स दौड़ता हुआ कबीले के मुखिया के दरवाजे पर पहुंचा। मुखिया जी, लाशें, हर तरफ खून ही खून। क्या लाशें? कहां? साफ साफ बताओ, क्या देखा तुमने? मुखिया जी, कबीले के बाहर रेत के किनारे 2 आदमियों की कटी फटी लाशें पड़ी हुई हैं। उनके शरीर कई टुकड़ों में बटे हुए हैं। मुझे जल्दी उस जगह ले चलो। उन लाशों को देखने के बाद मुखिया को भी यकीन हो गया कि यह काम किसी खौफनाक चीज का है। आखिर वो क्या हो सकता है जिसने इस काम को अंजाम दिया है? यह तो तय है, यह काम किसी इंसान का तो नहीं हो सकता। इसके बाद कबीले के मुखिया ने सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और लाशों की जान पहचान करवाई। सभी लोग यहां ध्यान दीजिए। कल रात हमारे कबीले के बाहर से 2 आधी अधूरी लाशें मिली है। एक बार सभी जांच लो, कहीं ये दोनों आदमी तुम्हारे परिवार में से तो नहीं है। मुखिया के कहने पर सभी लोगों ने लाश के कपड़ों और दूसरी चीजों से उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन पहचान न सके। मुखिया जी, मुझे लगता है ये दोनों लाशें किसी मुसाफिर की होगी। कबीले में सभी लोग सही सलामत यहाँ मौजूद है, सिवाय ज़ैनब के। ज़ैनब? क्या उसको खबर नहीं किया गया? मुखिया जी, दरअसल ज़ैनब कई महीनों से गायब है। वो कबीले में बहुत कम दिखाई देती है। ठीक है, ज़ैनब के घर चलने की तैयारी करो। कबीले के मुखिया ने सभी को हिदायत दी कि दिन ढलने के बाद कोई भी शख्स घर से बाहर न निकले। इसके बाद वो लोग ज़ैनब के घर की तरफ निकल पड़े। जब मुखिया और उसके साथी ज़ैनब के घर पहुंचे तो हर कोने में एक सन्नाटा गूंज रहा था। दरवाजा दीमकों ने खाया हुआ था और हवा में अजीब सी बदबू महक रही थी। बदबू इतनी तेज थी कि उनमें से कुछ आदमी बाहर ही रुक गए। मुखिया ने अपने मुंह पर गमछा लपेटा और आगे कदम बढ़ाए। तभी उनकी नजर कमरे के कोने पर पड़ी जहां उन्हें 2 लाशें मिली, एक ज़ैनब की और दूसरी उस बूढ़ी औरत की। लाशें देखकर मुखिया की रूह कांप उठती है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर उस वक्त लगा जब उसकी नजर ज़ैनब के फटे हुए पेट पर पड़ती है। यह तो किसी शैतानी कुव्वत का काम लगता है। आखिर इतनी बुरी मौत कौन दे सकता है? क्या इसकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं मुखिया जी, ये कबीले वालों से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। मुझे लगता है ये कुछ और ही बला है। मुखिया और उसके लोग हत्यारे का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक जमीन पर किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी और फिर पुरानी सी चादर ओढ़े हुए एक बुजुर्ग मौलवी सामने आया। यहाँ जो हुआ है उससे मैं वाकिफ हूँ। यहाँ कुछ ऐसी चीजें थी जो इंसानियत को पूरी तरह खत्म करने के लिए ही पैदा हुई है। मौलवी साहब, आप यहाँ कैसे? आपको इन सब के बारे में कैसे पता चला? कल रात मैंने एक दहशतनाक ख्वाब देखा। एक ऐसा मखलूक जिसका आधा जिस्म आधा चेहरा था, जिसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। फिर मैंने ख्वाब में एक औरत की चीख सुनी। वो चीख ज़ैनब की थी। उसी वक्त मुझे समझ आ गया ज़ैनब किसी और चीज के कब्जे में है। वो मखलूक आ गया है जिसका जिक्र पुराने किताबों में किया गया था। उसी ने इन दोनों को मारा है। लेकिन मौलवी साहब, ये मखलूक है कौन और उसे रोका कैसे जाए? ज़ैनब ने अपनी औलाद की तमन्ना पूरी करने के लिए एक जिन्न के साथ रिश्ता बनाया था और उस नाजायज बंधन से जो मखलूक पैदा हुआ उसे नस नस कहा जाता है। यह एक ऐसा खौफनाक जिन्न है जिसका सिर्फ आधा शरीर है। ये ना तो पूरा इंसान है और ना ही पूरा जिन्न। ये एक बदसूरत जिन्न है जिसका वजूद खुद फितरत के खिलाफ है। कबीले के सभी लोगों को इत्तला कर दो कि रात के समय कोई घर से बाहर ना निकले। नस नस के वजूद की खबर जंगल की आग की तरह पूरे कबीले में फैल गई। कबीले के सभी लोगों को नस नस के बारे में इत्तला कर दिया गया। सभी लोग मौलवी का कहना मानकर अपने अपने घरों में रहते हैं।
लेकिन उसी कबीले में रहने वाली 2 बहनें इस बात को सिर्फ अफवाह समझती है। मुझे लगता है ये मुखिया लोगों को डराकर सिर्फ अपनी ताकत बना रहा है और लोग अंधों की तरह उसकी बात में आ जाते हैं। हाँ बहन, हर बार कोई नई कहानी गढ़ती जाती है, कभी भूत की तो कभी प्रेत और अब नस नस, और हर बार सबको कह दिया जाता है घर में कैद रहो। लेकिन मुखिया और उसके लोग, वो तो बेफिक्र बाहर निकल जाते हैं जैसे इनके लिए अलग कानून हो। मैं तो कहती हूँ असली राज इन्हीं लोगों के पास छुपा है। जरूर ये लोग कबीले वालों से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम ठीक कहती हो बहन, अगर असली खतरा नस नस होता तो सबसे पहले मुखिया और उसके लोगों को मार देता। हाँ सही कहा। क्या वो कोई जादुई तावीज लेके घूमते हैं जिससे बदरूह इन तक नहीं पहुंच पाती? मैं तो कहती हूँ रक्षा, हमें खुद जाके देखना चाहिए। इसके बाद तकरीबन रात के 11:30 बजे, जब पूरा कबीला अंधेरे के डर से अपने अपने घरों में सोया हुआ था, उसी वक्त दोनों बहनें चुपके से घर से बाहर निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों सीधा उसी जगह पहुंच गई जहां कभी ज़ैनाब गई थी। जैसे ही साहिबा और राक्षा ने रेत के वीराने में कुछ कदम और बढ़ाए, उनके आसपास का माहौल बदलने लगा। अचानक काले साए रेत पर उनके साथ साथ चलने लगे। हर कदम पर उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वो पलटकर देखती है तो सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। रक्षा, तुमने कुछ सुना? लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या तुम्हें डर लग रहा है साहिबा? नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। साहिबा को आने वाला खतरा महसूस हो जाता है, लेकिन राक्षा आगे जाने की जिद करती है और तभी तेज हवाओं के साथ एक आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। ये डरावना मंजर देखकर साहिबा और राक्षा बुरी तरह डर जाते हैं। दोनों ने हिम्मत करके वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया, एक लाल चमकती हुई आंखों वाला कोई शख्स सामने से गुजरता है। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? तुम मुझे देख सकती हो साहिबा, मैं यही हूं तुम्हारे पास। आओ मेरे और करीब आओ, मैं तुम्हें मेरी दुनिया की सैर कराऊंगा। उस साए की भयानक आवाज सुनकर दोनों बहनें चौकन्ना हो जाती है। राक्षा ने पीछे पलटकर देखा तो उसे अंधेरे में धुंधला धुंधला कोई खड़ा नजर आया। राक्षा ने साहिबा से कहा, साहिबा, वहाँ कौन है? वही जो हमारी ही तरफ देख रहा है। उन दोनों की नजर अंधेरे में खड़े उस साए पर ही थी और तभी बिजली का एक तेज झटका आसमां को चीरता हुआ जमीन पर आ गिरता है और उस रोशनी से अंधेरे में खड़ा हुआ शख्स साफ साफ नजर आता है। सड़ा आधा चेहरे वाला वो शख्स। रक्षा, जल्दी भागो यहाँ से। साहिबा, वो तुम्हारे बहुत करीब है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागती है, लेकिन तभी नस नस तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और साहिबा को रेत के अंदर खींच लेता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे रेत में धंसने लगती है। रक्षा, रक्षा। राक्षा अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है और भागते भागते काफी दूर निकल जाती है, लेकिन साहिबा की चीखें उसे अब भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। मुझे माफ कर देना बहन, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। साहिबा की मौत के बाद राक्षा खौफजदा होकर डर के मारे अंधाधुन बस्ती की तरफ भागती है, लेकिन तभी वो रास्ता भटक जाती है और वहीं उसे मुखिया और मौलवी साहब कुछ लोगों के साथ नजर आते हैं। उन्हें देखकर राक्षा की जान में जान आती है। राक्षा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो?
मुखिया जी, साहिबा को क्या हुआ साहिबा को? साहिबा को एक शैतान ने रेत के अंदर खींच लिया। उसने साहिबा को मार डाला। उससे मार डाला। मैंने साफ कहा था कोई भी शख्स रात को अपने घर से ना बाहर निकले, फिर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अब पछताने से क्या फायदा, जो होना था वो हो गया है। शांत हो जाओ मुखिया। राक्षा, क्या तुम हमें उस जगह पर ले जा सकती हो जहां तुम पर हमला हुआ था? जी। राक्षा मौलवी साहब और मुखिया को उस जगह ले जाती है जहां कुछ देर पहले मौत ने दस्तक दी थी। वहां पहुंचकर वे देखते हैं रेत में दबी हुई हड्डियां और खून से लथपथ मांस के टुकड़े नजर आते हैं। बाबा, ये साहिबा ही है। यह अंगूठी मैंने ही उसे दी थी। साहिबा। या अल्लाह, हमारी मदद कर, हमें इस बला से निजात दे। नस-नस कबीले के एक और इंसान को अपना शिकार बना चुका था। अब सवाल यह है, क्या मुखिया अपने लोगों को इस डरावनी शक्ति से बचा पाएगा? क्या मौलवी साहब कोई ऐसा तोड़ बताएंगे जिससे नस-नस जिन्न को हमेशा के लिए रोका जा सके? जानने के लिए देखिए नस-नस की कहानी का अगला रोमांचक एपिसोड।